नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एंड सोशल अनप्लग्ड में। आज हमारे बीच वो चेहरा मौजूद है जो युवाओं में काफ़ी चर्चित है। आज के समय में इन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अक्सर इनके बारे में कहा जाता है, जो इनके दिल में है वही दिमाग में है। आज हमारे बीच मौजूद हैं ग्राम बरुण के ग्राम प्रधान रणवीर सिंह उर्फ बबलू। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दीपावली, डाला छठ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ग्रामवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, मेरा गांव मेरे लिए एक परिवार की तरह है और मैं अपने पूरे परिवार को छठ, दीपावली की भी शुभकामना दे चुका हूं और आने वाले छठ में और प्रतिदिन मेरी शुभकामना मेरे गांव के पूरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से पूरे गांव को हमेशा रहेगी। आज भी है, कल भी रहेगी। आपको अपने सामान्य जीवन में रहते हुए राजनीतिक जीवन में आने का प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों मिली? देखिए, ये कोई अचानक आया नहीं दिमाग में। ये जब भी हम लोग साथ में रहते थे, भाई देखिए, पढ़ाई लिखाई के दौरान सबका एक ग्रुप बनता है। उसी ग्रुप में लोग जुड़ते हैं, तो हम लोगों की शुरू से ही एक एक्टिविटी थी सोशल। कभी कोई दिक्कत हो, समस्या आती है तो हम लोग जाते थे सबके यहाँ। आज भी जाते हैं और पहले भी जाते थे। जब से हम लोगों ने होश संभाला, पहले तो देखिए सबसे जुड़ने का कारण आया क्रिकेट। हम लोग बचपन में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते थे, उसके लिए मार भी खाते थे। उसी दौरान हम लोग सबसे जुड़ते गए। मैं अपने समय का इकलौता ऐसा बच्चा हूँ, बचपन का, जो पूरे मोहल्ले में हर घर में जाना जाता था कि नहीं, इस लड़के का नाम बबलू है, इनके दादाजी का ये नाम है, इनके पिताजी का ये नाम है। तो धीरे धीरे आगे आकर फिर हम लोग जब 18 साल से ऊपर के हुए तो राजनीति से जुड़ गए। तो अपनी इच्छा जगने लगी, भाई हम भी कुछ करेंगे समाज के लिए। इसीलिए 2005 में हम बीडीसी का चुनाव लड़े थे। सबका सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, चुनाव हम जीते। उसके 6 महीने के बाद हमको ये रियलाइज हुआ कि हम गलत चुनाव लड़ गए थे। क्योंकि बीडीसी का एक ऐसा पद होता है कि आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। अब इसीलिए हमको उसी समय दिमाग में आया कि अगर कभी भविष्य में कोई चुनाव लड़ना हो, राजनीति में रहना है, तो ऐसा पद आइए चाहिए जिससे लोगों की अपेक्षा पूरी करने का हम प्रयास कर सकें। मतलब ताकत अपने हाथ में होगी तभी तो हम कोई काम कर सकेंगे। वहीं से हमारी इच्छा जागृत हुई, फिर आगे हम आए राजनीति। जब 2021 में आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, तो उस समय आपका विजन क्या था? देखिए, जब हम अपने गांव में घूमते थे, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधान थे बनारसी राम जी, तो हम अपने गांव में घूमते थे, तो हम अन्य गांव में भी हम लोग जाना आना काफ़ी रहता है, आज भी जाते आते रहे हैं। तो हर गांव में देखिए, पब्लिक को पहले 3 चीज़ चाहिए, मूलभूत चीज़ है। उसको एक सड़क अच्छी चाहिए, उसके लिए बिजली अच्छी चाहिए, उसको पानी की सुविधा चाहिए। तो चूँकि ग्राम प्रधान के अंडर में बिजली नहीं आती है, पानी आता है और सड़क आती है। तो हम कहे यार, हमारे यहाँ पहले तो किसी भी गली में हम जाते थे, मतलब जो खड़ंजा भी लगा था, ऐसा नहीं था कि आदमी आराम से रात के समय भी जा सके। तो मेरे दिमाग में एक ही फोकस था कि पहले जितना रास्ता है उसको हमको एकदम सही करना है, और यही मेरा विजन था। कुछ और भी था, जैसे देखिए, हम भाई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आज भी मन करता है, समय नहीं मिल पाता, नहीं जा पाते हैं, नहीं ग्राउंड में आप लोगों के साथ खेलने जाते हैं। हम हमारे लिए ग्राउंड सबसे बड़ा मुद्दा था। गली और ग्राउंड दो ही मेरा मुद्दा था। उसी पे मैं आया था चुनाव लड़ने के लिए, और आप लोगों का साथ मिला तो मैं इस जगह पहुंचा। प्रधान जी, आप अपने कार्यकाल में कुल कितने आवास व शौचालय वितरण कर चुके हैं? देखिए, शौचालय जब आया, जब भाजपा की सरकार 2014 में बनी केंद्र में, उसी समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने शौचालय का वितरण करना शुरू किया। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि देवालय से पहले शौचालय चाहिए। उस योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पहले से ही लगभग लगभग 400 450 शौचालय बढ़ चुके थे। उसके बाद जब मेरा नंबर आया, तो उस समय जब शौचालय बढ़ते थे, तो उस समय शासन का जो सिस्टम था, बाई चेक पेमेंट होता था। आपको देना है, आपके नाम से चेक कटता था, आपको पेमेंट आता था। अब जो शासन का तरीका है, अब सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है। तो शौचालय की संख्या लगभग लगभग हमको 125 से 150 के बीच में हम शौचालय दे चुके हैं। अभी 4 लिस्ट हमारी पड़ी हुई है शासन के पास, उसका भी पैसा आना है। अब कितना पैसा आता है, कितने लोगों का आता है, वो सूची आएगी तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। रही बात आवास की, तो आवास भी शासन की योजना है।
ये किसी ग्राम प्रधान की व्यक्तिगत योजना नहीं होती है। ग्राम प्रधान चाहे तो ना उसको ना बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है। शासन से जो लक्ष्य मिलता है हर गाँव को, उसी के अनुरूप उसको बाँटा जाता है। तो चूँकि देखिए आवास में जो सूची बनती है, हर ग्राम प्रधान को एक ही बार मौका मिलता है सूची बनाने के लिए। तो जो सूची बनी थी तो वो पिछले प्रधान के कार्यकाल की थी। उसमें कुछ लोग सही भी पात्र भी थे, कुछ अपात्र थे। तो पहले बार संख्या आई 25 की, हमने 25 लोगों को दिया। दूसरी बार आई 45 की संख्या, तो केवल उसमें 17 लोग ही पात्र मिले दूसरे वर्ष में। अब तीसरे वर्ष में सूची बनने वाली है। इस बार जो सूची बनेगी उसके हिसाब से आगे जो सरकार संख्या तय करेगी, और मैं अपना व्यक्तिगत प्रयास करूंगा कि मेरी संख्या कुछ बढ़ जाए, क्योंकि शासन की योजना है जितने लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, हमको भी फायदा उससे मिलेगा। लोग हमसे जुड़ेंगे, लोगों को लगेगा कि हमने इनका काम किया है। टोटल कितने लोगों को आवास मतलब वितरण हो चुका है अभी तक? लगभग 26 पहले वर्ष में, 17 दूसरे वर्ष में, ऐसा मिला 43। लगभग 43 है। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ग्राम सभा भवन में बहुत सी सरकारी सार्वजनिक भूमि है, जिसमें लोगों की मांग है हमारे ग्राम के कि उस पे क्रीड़ा या पुस्तकालय या व्यायाम की व्यवस्था कराई जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे यहाँ सार्वजनिक भूमि तो है, हर मोहल्ले के चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। हाँ, देखिए इसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। हम अब ग्राम पंचायत भी कैमरे लगवा सकती है ग्राम सभा में कहीं भी जहाँ उसको जरूरत महसूस हो। इसके लिए फिलहाल में हमारी जो कार्ययोजना बनती है उसमें केवल एक ही बार कार्ययोजना बनती है, दोबारा हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो जो योजना है अभी लागू नहीं हुई है। मार्च के बाद जब उसमें अपनी कार्ययोजना में हम ये योजना लागू कर देंगे तो हम पूरे गांव में जहाँ जरूरत होगी वहाँ कैमरे लगवाएंगे। हमारे ग्राम में 3 प्रमुख बड़े तालाब हैं, जिसमें जिसमें एक तालाब की अमृतसर में स्वीकृति हो चुकी है। बाकी बचे 2 तालाब में आपका क्या क्या योजना है? देखिए तालाब हमारे यहाँ बहुत बड़े हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत को जो अधिकार मिलता है वो सीमित होता है। हम अपनी सीमा के अंदर ही अपना फंड जारी कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया है और बहुत जल्द ही लगभग 1 महीने के अंदर पूरे गांव को एक खुशखबरी मिलने वाली है कि उसमें से एक बड़े तालाब का सुंदरीकरण का चयन हमारे ही शासन के द्वारा हो चुका है। ये सूचना आप लोगों को 1 महीने के अंदर बाकायदा न्यूज़पेपर के साथ मिल जाएगी। प्रधान जी 2021 के चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा जो कि खेल का मैदान था, कि हम जब प्रधान बन जाएंगे तो सबसे पहले युवाओं के लिए खेल का मैदान बनाएंगे। वो जिसके वजह से युवा आपके तरफ झुक गए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक फील्ड तैयार नहीं हुआ है? 3 साल आपके कार्यों को बीत गए हैं। लगभग 3 साल से ऊपर बीत चुका है। अब उसको आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 साल बचा हुआ है मेरा कार्यकाल, और हमने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी खोजबीन भी की कि कहीं हमें ज़मीन मिल जाए कि हम एक छोटा या बड़ा जैसा भी ग्राउंड बना दें, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई ज़मीन उपलब्ध है ही नहीं जहाँ एक ग्राउंड बनाया जा सके। हमारे ग्राम सभा में जो भी ज़मीन बची है पोखरे के बीटे वगैरह ही बचे हैं। एक योजना है जो कि शासन की तरफ से अधिकृत नहीं हो सकती है, हम उस पे शासन की कोई योजना लागू भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो योजना है उसको मैं अभी आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। हाँ, वो योजना मेरे दिमाग में है। मेरा प्रयास है कि उस पे कुछ न कुछ किया जाए ताकि एक छोटा ही सही एक ग्राउंड हमारे गांव को मिल सके। अभी 1.5 साल समय बचा हुआ है, प्रयास मेरा जारी है, कोशिश मेरी रहेगी उस पे कुछ न कुछ मैं काम कर दूँ। आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और आपने सबसे पहले बीडीसी का चुनाव लड़ा, उसमें आप सफल हुए। उसके बाद कुछ समय के बाद आपने प्रधानी लड़ा, उसमें भी आप सफल रहे। क्या आप राजनीतिक विरासत प्रधानी तक ही रखेंगे या इससे आगे भी आप सोचिए? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रधानी, मेरा मानना है कि किसी भी पद पर बार-बार नहीं बैठना चाहिए। मेरे दिमाग में मेरे गांव के प्रति जो भी योजनाएं हैं वो केवल एक बार में पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं केवल एक बार और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद मैं पंचायत चुनाव छोड़ दूंगा। पंचायत चुनाव मतलब मैं ग्राम सभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद आगे देखा जाएगा, भविष्य में जो योजना बनेगी उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा। लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव अगले 2026 के चुनाव के बाद मैं कभी नहीं लड़ने वाला हूँ। क्या आप जितने वादा किए हैं सब पूरा करके छोड़ेंगे या अधूरा छोड़ के लड़ेंगे?
देखिए, वादा तो मैंने बहुत किया था, काफ़ी मैंने पूरा भी किया, लेकिन मेरा इतना वादा है कि मेरे गाँव के जितने भी अंदर के रास्ते हैं, चाहे बाहर के रास्ते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं 2026 का चुनाव आने से पहले सभी रास्तों को उसमें कोई व्यायामशाला हो, पुस्तकालय हो या उद्यान की व्यवस्था कराई जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यायामशाला केवल खेल के मैदान में ही बन सकता है और हमारे यहाँ खेल का मैदान है, छोटा है लेकिन है। तो खेल के मैदान में व्यायामशाला बन सकता है, उसके लिए मेरा प्रयास जारी है। कुछ समय लग सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि समय के अनुसार और उम्मीद है कि बहुत जल्द व्यायामशाला बन के तैयार हो जाएगा। फिर रही बात पुस्तकालय की, उसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं पिछले कुछ महीनों से अपने गांव के लिए, मेरे गांव के हिसाब से एक बड़े पंचायत भवन के लिए प्रयास में था और आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा प्रयास सफल हो गया है। नया खाता खुल चुका है, शासन की तरफ से पैसा लगभग ये मान के चलिए कि आ चुका है और ये एक बड़ा पंचायत भवन बनेगा। ये बनेगा तो बरौनी पश्चिम तालाब पे ही बनेगा। वहाँ पे कुछ जमीन है अभी ग्राम समाज की, इस पे बनवाया जा सकता है। इसका प्रस्ताव लेखपाल के द्वारा दिया जा चुका है। अब हम प्रयास में हैं कि उसी पंचायत भवन के पास में ही पुस्तकालय का निर्माण कर दिया जाए, क्योंकि उसके निर्माण के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो सहयोग के लिए तैयार हैं। कब तक बनने का सार है? देखिए, पंचायत भवन का पैसा आ जाएगा लगभग, मान के चलिए कि 10 से 1 महीना, 10 दिन से 1 महीने के अंदर पैसा जब आ जाएगा तो एक प्रक्रिया होती है हमारी। उस प्रक्रिया के तहत पुरानी पंचायत भवन को ध्वस्त किया जाता है और ध्वस्त करने के बाद फिर नए पंचायत भवन में कार्य लगेगा। अब पंचायत भवन चूंकि बड़ा है, बनने में लगभग 6 महीने 8 महीने समय लगेगा। उसी दौरान पुस्तकालय का भी निर्माण एक साथ किया जाएगा ताकि दोनों एक ही साथ बन के तैयार हो जाए। 2021 के ग्राम प्रधान चुनाव में आपने ग्रामवासियों के समक्ष एक घोषणा पत्र जारी किया था। क्या आपको लगता है कि जो आपने घोषणा पत्र में कार्य दिखाया था वो आपने पूरा कर लिया है? क्या आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो मैं अपने कार्य से भी नहीं हूँ। मैंने प्रयास बहुत किया है, मैंने काम भी किया है। मेरा काम आप लोग जाएंगे, गांव आपका है, मेरा गांव है, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं। मेरा काम सामने दिखेगा, कोई इसमें चोरी थोड़ी है। काम सामने पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उससे खुद संतुष्ट नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, उसको मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ मैं अपने आप को असफल मानता हूँ वो है ग्राउंड का, एक बड़े ग्राउंड के लिए, जिसके लिए युवाओं ने मेरा साथ दिया था। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, वो आज भी मेरे साथ सहयोग करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मैं आज भी अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। 14वें वित्त बजट मनरेगा और स्वच्छ भारत के मिशन के तहत सभी गांव को 20-20 लाख रुपए आवंटित किए गए। उसका विवरण कुछ आप दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं। देखिए, जो वित्त होता है वो अलग होता है। देखिए, किसी भी ग्राम सभा के पास दो तरह का धन आता है, एक आता है राज्य वित्त से, एक आता है केंद्रीय वित्त से। तो राज्य वित्त में चतुर्थ पंचम वित्त चल रहा था, पहले चतुर्थ चलता था, अब पांचवा वित्त चलता है। केंद्र से आता है तो पहले 14वां वित्त से पैसा आता था, 15वें वित्त से पैसा आता है। गांव की निधि में केवल दो ही पैसा आता है। उसके बाद शासन अतिरिक्त रूप से कुछ अतिरिक्त कार्य करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ पैसा भेजता है। आप लोगों के सामने एक नाला बना हुआ है गांव के सामने ही, अभी आधा वो नाला बना हुआ है। वो अरविंद सिंह के मकान से और संजय सिंह के मकान तक वो बना हुआ है नाला। वो स्वच्छ भारत मिशन से जो पैसा आया था उसी के तहत वो बना हुआ है। कुछ कूड़ेदान के लिए कूड़ा घर भी बना है, देख रहे हैं आप, तालाब पे बना हुआ है। और कूड़ा संग्रह के लिए जिसको नाडेप बोला जाता है, वो भी 8 की संख्या में सामने बने हुए हैं, वो भी दिखेंगे आपको। ये उसी के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही बना हुआ है। उसमें चूंकि पहले प्रस्ताव था कि लगभग 300 मीटर नाली बनेगी, शासन का जो एस्टिमेट बना था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से शासन से फिर एक शासनादेश आया कि नाली नहीं बनानी है। तो नाली नहीं बनानी है तो पैसा रुक गया। बाद में पूरा जो भी पैसा बचा था वो शासन के पास वापस चला गया। बौरी न्याय पंचायत जैसे इलायचीपुर, डिगरी, मटिया पर अगर आपने कोई कार्य किया हो तो उसका कुछ विवरण दें हमें। देखिए, काम तो मैंने बहुत किए हैं, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत में जो छोटी छोटी जगह है मैं बता देता हूँ। एक मठिया है, छोटी सी आबादी वहाँ भी रहती है, वहाँ 2 गलियाँ हैं, लेकिन उसके लिए मैं अपने विधायक माननीय ओम प्रकाश सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके माध्यम से, उनकी निधि से वहाँ की पूरी गली बन चुकी है। ठीक है। अब रही बात इलायचीपुर।
इलायचीपुर की जितनी भी गलियां हैं, जितने भी वहाँ नाले बनाने हैं, पूरी वहाँ जितनी समस्या है, सारी समस्याओं का एक ही बार में निराकरण करने के लिए मेरी कार्य योजना में पूरा उसकी आईडी बन के तैयार है। वहाँ मुझे बस केवल काम कराना यानी बाकी अभी है। तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ केवल एक ही काम अभी मैंने किया हुआ था, क्योंकि एक गली थी वहाँ पे, उसमें गर्मी में भी पानी लगता था, तो चूंकि वहाँ खड़ंजा लगना अनिवार्य था और खड़ंजे के लिए उसमें मिट्टी चाहिए थी। तो जहाँ मिट्टी पड़ेगी कम से कम 1 साल तक उसमें खड़ंजा ही लगेगा। उसमें आप सीसी वगैरह इंटरलॉक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो धीरे-धीरे वो बैठ जाएगा। तो वहाँ केवल एक ही काम मैंने किया हुआ है। हाँ, इस वर्ष 2024-25 का जो मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बाकायदा वो स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस बार इलायचीपुर में कोई काम नहीं बचेगा मार्च के बाद। लोग कहते हैं कि आपके ग्राम प्रधान के चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका रही। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आज तक आपने युवाओं के लिए अभी तक क्या किया है जिससे युवा आपके अगले चुनाव में साथ दें? देखिए, युवाओं का साथ तो मेरे साथ था, आज भी है, मैं मानता हूँ आज भी है, और मैं ये भी मानता हूँ कि कल भी रहेगा। मैं चुनाव लड़ा तो मेरे साथ सबसे पहले केवल युवा ही आए थे। हम जहाँ भी जाते थे, पूरे गांव में, मतलब जिसको कोई जानकारी नहीं थी, वो भी यही कहता था कि जितने गांव के लड़के हैं, चाहे वो वोट देने के लिए अधिकृत थे या नहीं थे, सबको, मतलब गांव के सभी लोगों का कहना था कि जितने लड़के हैं सभी बबलू सिंह के साथ हैं। और रही बात उनके लिए कुछ करने की, देखिए युवाओं की का केवल एक ही डिमांड था मेरे सामने, ग्राउंड बन जाए। और मैं आज ही बता रहा हूँ कि मेरे पास पूरे ग्राम सभा में कहीं जमीन ही नहीं है कि मैं ग्राउंड बनवा पाऊँ। एक वैकल्पिक व्यवस्था है मेरे दिमाग में, मेरा पूरा प्रयास जारी है, उसके लिए अतिरिक्त थोड़ा धन लगेगा, लेकिन उसको मैं अब कैमरे के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो लीगल नहीं है। तो उस पर अगर चर्चा नहीं की जाए तो बेहतर ही होगा। और रही बात युवाओं का साथ देने के लिए, मैं आज भी तैयार हूँ, रात को 12 बजे चाहे रात को 1 बजे, जब जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। युवा कहते हैं, मतलब बहुत जगह युवा से सुनने में आता है कि जब प्रधान के चुनाव से पहले जब आप प्रधान नहीं बने थे, उससे पहले हम लोग के बीच आप काफ़ी समय बिताते थे, हमेशा साथ रहते थे, मतलब खेलने आते थे। लेकिन जब से आप प्रधान का चुनाव जीते हैं, ग्राम प्रधान बने हैं, उसके बाद से आप युवाओं के बीच में रहना कम कर दिए हैं, मतलब कि उनका साथ नहीं दे रहे हैं साथ में। अब देखिए, ये एकदम सामान्य चीज है, सामान्य बात है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने जो पद मुझे दिया हुआ है, उस पद के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। जो समय मैं कभी आप लोगों के साथ ग्राउंड में बिताता था, मैं आज भी चाहता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं आज भी खेलूं। मैं आज भी अकेले रहता हूँ तो मेरा हाथ चलता है, ऐसा लगता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं गली में भी अकेले चलता हूँ तो मैं हाथ हाथ पर हिलाते हुए चलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि अभी खेल रहा हूँ। तो मेरे पास समय की कमी होती है, मैं सुबह उठता हूँ तब भी लोग आते हैं दरवाजे पे, शाम को भी वही स्थिति है। मैं, मतलब घर से निकलना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ अपने व्यक्तिगत कार्य हैं उसमें भी लग जाता है समय, कभी ब्लॉक पे जाना होता है, कभी जिले पे जाना होता है, तो मुझे निरंतर समय मिल ही नहीं पाता है कि मैं आके आप लोगों के साथ खेल कूद सकूं, जबकि मेरी पूरी इच्छा रहती है कि मैं आऊं प्रतिदिन, लेकिन इस जगह पे भाई अब समस्या मेरे लिए है। प्रधान जी, सदियों सदियों से हमारे ग्राम की सबसे बड़ी समस्या जो कि पानी निकासी है, अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ है। आपके घोषणा पत्र में ये था कि हम प्रधान बनने के बाद इस कार्य पर काम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। किस कारण से अभी तक इस पर काम नहीं हुआ? देखिए, पानी निकासी की समस्या तो भविष्य में आने वाली है। अभी जो समस्या है फिलहाल तो एक जगह केवल है, और वहाँ भी जो समस्या है काफी गंभीर बनी हुई है। मैं पूरा प्रयास में हूँ कि वहाँ कोई विवाद न होने पाए, अब तक विवाद हुआ भी नहीं है, शायद मेरे प्रयास से हो, चाहे हमारे गाँव वालों की समझदारी से हो। लेकिन जल निकासी की समस्या है, अब चूंकि समस्या मेरे साथ ये है कि मेरे ही लोग हैं, गांव के जितने भी लोग हैं वो मेरे हैं, और अतिक्रमण भी अगर हुआ है तो मेरे अपने ही किए हैं। मैं सबको समझाता हूँ, ये बात कहता भी हूँ कि देखिए आप लोग कुछ न कुछ जगह दीजिए। मैं आज भी तैयार हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है कि मैं नाला नहीं बना सकता हूँ, मैं नाला बनाने के लिए आज भी तैयार हूँ। जो बताए कि यहाँ आप नाला बना दीजिए, जमीन दे दे, वहाँ विवाद न हो, मैं नाला कल ही काम लगा देता हूँ। जल निकासी की समस्या मैं तुरंत समाप्त करवा दूंगा, मुझे केवल जगह चाहिए, लोग मुझे काम करने के लिए जगह दे दें, मैं तुरंत काम करवा दूंगा। तो सरकारी जमीनें नहीं है?
नहीं, नाला बनवाने के लिए? देखिए सरकारी जमीन अलग होता है, नाले की जमीन अलग होती है। नाले की जमीन उस जगह पे जहाँ समस्या, वहाँ नाले की कोई जमीन नहीं है। वहाँ सरकारी भूमि है, वहाँ कुछ भूमि बची हुई है, कुछ अतिक्रमण में चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ जमीन नहीं है, जमीन है वहाँ पे। आप शासन प्रशासन का सहारा लेके उस अतिक्रमण भूमि को फिर से हटा नहीं सकते। उसको खनवा के फिर से उसको पोखरी नहीं बना सकते हैं? नहीं, देखिए उसके लिए मेरा प्रयास जारी है, मेरी अधिकारियों से बात भी हुई है कि सबका सम्मान बचाते हुए कुछ अगर कार्य ऐसा हो जाए कि वो जल निकासी की समस्या वहाँ से समाप्त हो जाए, इसके लिए मेरा प्रयास जारी है और जल्द ही आप लोगों को कुछ न कुछ इसके बारे में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आप लंबे समय से बोईन के राजनीति के हिसाब रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप किस प्रधान के कार्य से संतुष्ट हैं? या ऐसा कह सकते हैं कि उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया है जैसे कि मान लीजिए कि बोईन में कुछ परिवर्तन आए हों? देखिए कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान बनता है तो पहले चुनाव लड़ता है, उसके बाद गांव की जनता उन्हें चुनती है और हमसे पहले जितने लोग थे वो भी हमारे और आपके द्वारा चुने हुए लोग थे। मतलब जितने लोग कॉन्टेस्ट में आए थे उन सब में वो सबसे बेहतर थे। तो आप ये मान के चलिए कि उन लोगों ने प्रयास जो अपने समय में किया, जो उनके साथ पास धन आता था, उन्होंने अपनी तरफ से मतलब कहा जाए कि बेस्ट प्रयास किया था। कोई भी अपनी जगह खराब नहीं था। देखिए ये तो आगे आने वाले चुनाव में हमें भी लोग खराब कहेंगे। मैं भी आया तो मैंने भी बनारसी राम को खराब कहा, लेकिन मेरा काम है बनारसी को देखना नहीं, मेरा काम है अपना काम करना। तो मुझे पता है और सभी लोग अपने समय में सभी लोग बेस्ट थे। आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि आप अपना प्रश्न से पीछा छुड़ा रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। प्रश्न अच्छा ये बताइए, लगभग 1995 से मैं वोट दे रहा हूँ। उस समय श्री शंकर राम जी प्रधान का चुनाव लड़े थे, मैंने पहला वोट उन्हीं को दिया हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। हो सकता है देखिए कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं। उनके बाद श्री रमाशंकर सिंह के परिवार के पास फिर प्रधानी चली गई। उन्होंने भी काफ़ी सेवा की गांव की। वो 15 साल हमारे गांव के प्रधान रह चुके हैं। उसके बाद श्री बलवंत भैया प्रधान रहे 10 साल। उन्होंने भी काफ़ी कार्य किया, काफ़ी समस्याओं का अंत किया गांव में। उसके बाद 5 साल बनारसी राम जी प्रधान थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनकी प्रधानी में थोड़ा हम लोगों की उपेक्षा की गई। जो भी देख-रेख करने वाले थे, इन्होंने पूरी तरह मतलब एक सिरे से ही गांव की 3/4 आबादी को इन्होंने अपेक्षित रखा था 5 साल तक। इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन 1/4 आबादी के लिए उन्होंने अपना काम किया, लेकिन 3/4 को उन्होंने उपेक्षित रखा था। तो इस लिहाज से देखिए तो देखिए लगभग सभी लोग ठीक थे, सभी कोई बुरा नहीं था, सबने काम किया और सबने अच्छा काम किया। आप अपना राजनीतिक आदर्श किसे मानते देखिए जब हम लोग आए थे, हम लोग जब राजनीति के जितने भी घटनाक्रम देखते थे तो उस समय वाजपेयी जी चेहरा थे। उनका दौर गया, मोदी जी आए और कहते हैं ना कि लोग जन्म से ही हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हमारा गांव भाजपाई है। हैं? ऐसे नहीं हम लोग भाजपाई हैं। हम लोग पैदा हुए तो हम लोग को भाजपा ही दिखती नजर आई। पार्टियां तो और थी लेकिन उनका विजन हमें अच्छा लगता था। तो जितने भी भाजपा के अच्छे अच्छे नेता थे उनको हम लोग अपना आदर्श समझने लगे। हमें आज भी याद है हमारे यहाँ जब उस समय शारदा चौहान जी हमारी विधायक थी जमानिया की, वो जब आती थी तो हमारे गांव में किसी के घर भी रुक जाती थी। भाजपा के नेता ही मेरे आदर्श हैं। जैसे सबसे प्रथम आदर्श मेरे लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब आप 2026 के चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप 2026 के चुनाव लड़ेंगे? देखिए 2021 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो काफ़ी समस्याएं थी। मैंने पहले ही बता दी कि मुझे सड़क अच्छी चाहिए, मेरा ये फोकस उसी पे था। और देखिए कोई भी काम आप करेंगे, आपको मकान बनाना है तो पहले नींव पड़ती है, फिर दीवार पड़ेगा, फिर छत पड़ेगी, उसके बाद उसका सुंदरीकरण होता है, उसको डेकोरेट लोग करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। तो मेरा गांव मेरे हिसाब से अभी ये निर्माण के दौर में चल रहा है। 26 के बाद उसको डेकोरेट करना है मुझे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरी योजना मैं अगले 2026 में बना के रख आप लोगों के सामने दे दूंगा। गांव में भ्रमण के दौरान हमने देखा कि बहुत ही गलियों में क्या नाम है आरसीसी का ढलैया हुआ है, लेकिन कुछ गलियां ऐसे भी है जो बचे हुए हैं।
और जो हुआ भी है उसमें भी गुणवत्ता की कमी पाई गई, जिससे कि गाँव वासियों में नाराज़गी है। क्या आप बचे 2 सालों में जहाँ जो गली बची है आरसीसी के लिए वो कर पाएँगे? एकदम। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी जो इस साल की कार्य योजना है 2024-25 की 31 मार्च को जो पूरी होने वाली है, उसमें लगभग जो गलियां बची हुई हैं सब समाप्त हो जाएंगी। जो कुछ बचा रहेगा वो अगली कार्य योजना में मुझे उनको बनवा के ख़त्म करना है। रही सवाल कुछ गलियों में काम की गुणवत्ता भाई कमज़ोर हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो मेरी कमी है, उसमें किसी और को मैं आरोप नहीं लगा सकता हूँ। जो कि आपके देख राख में हुआ है, देख दिखाव में हुआ है। अब मैं भाई काम मेरा है, मेरे लोगों ने किया है, गलती हुई है तो उसको स्वीकार मैं करूँगा, मेरे लोग नहीं आएँगे करने के लिए। गांव का मुख्य मार्ग में भी आपका उसमें कोई योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी आपके देख रखाव में था और गुणवत्ता में बहुत सारी कमी आई उसमें। इसमें आप कौन सा एक्शन लेंगे उनके ठेकेदार के खिलाफ? देखिए, मुख्य मार्ग जो था वो पीडब्ल्यूडी के अंदर में था। उसकी जो योजना आई थी, जो टेंडर हुआ था वो पीडब्ल्यूडी से जारी हुआ था। जो भी ठेकेदार थे, क्योंकि देखिए गाँव में जब काम करने कोई ठेकेदार आएगा, तो ये सामान्य सी बात है कि वो आता है तो पहले सोचता है कि ग्राम प्रधान से एक बार हम मिल लें। क्योंकि ये ठेकेदार भाई मेरे संबंधित हैं। संबंधित का मतलब मेरे मित्र हैं, उनसे मेरे संबंध अच्छे हैं। उन्होंने जो काम किया, देखिए जो पिच का काम था, 300 मीटर पिच था, सामने की तरफ 300 मीटर पीछे भी था। पिच का जो काम था वो मरम्मत का था, ये मुझे अच्छी तरह पता है। कुछ कमियां उनके में हैं, ये मुझे पता है। हाँ, सीसी का जो कार्य हुआ है वो कहीं से भी काम अच्छा नहीं हुआ है। रही बात उनके खिलाफ कुछ करने की, तो उसके लिए भी पूरा प्रयास जारी है और भविष्य में कुछ न कुछ जरूर होगा। हमारा बरौनी गांव जो कि गंधू तालुका का सबसे बड़ा गांव है, और हमारे गांव में लगभग 8,000 वोटर हैं, और हमारे गांव में ये भी क्षमता है कि अकेले अपने दम पर एक जिला पंचायत दे सके। और हमारे गांवों से आते हुए समयों से बहुत सारे प्रत्याशी बने जो आज तक जीत के नहीं आ पाए। इसमें कहाँ आपको कमी दिखती है, क्या कमियां दिखती है? देखिए, इसमें कमी हमारी आपकी कमी है। इतना बड़ा हमारा गांव है, जिला पंचायत हमारे सेक्टर का वो हमारे गांव में होना चाहिए, ये हमें भी लगता है और भविष्य में होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा गांव इस पे अब समझ चुका है और अगले चुनाव में हो सकता है कि जिला पंचायत का सदस्य बरुण सिंह चुन के आए। इसमें गांव में एकता की कमी दिखती है। देखिए, ये गांव का चुनाव है और गांव के चुनाव में एकता कहाँ से आप ढूंढेंगे? जिला पंचायत तो गांव की चुनाव सुनिए, देखिए चुनाव तो सबको गांव में ही लड़ना है। जिला पंचायत का चुनाव होगा, उसी के साथ ग्राम प्रधान का चुनाव होगा। हमारे यहाँ 10 कैंडिडेट खड़े होंगे। अब 10 कैंडिडेट में से कौन उस जिला पंचायत का करीबी है ये भी देखा जाएगा। जो जिला पंचायत का उम्मीदवार लड़ेगा, लोग ये देखेंगे ना कि वो किस प्रत्याशी का करीबी है, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी होगा। तो पता चलेगा अगर एक का करीबी वो साबित होता है तो 9 लोग उसके विरोध में चले जाएंगे। तो एकजुटता जानते नहीं हो पाएगी, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इस बार सेक्टर 5 जो हमारा जमानिया का जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव संभवतः और उम्मीद है कि बरुण से कोई ना कोई चुन के आएगा। लगभग गांव के हर समाज, हर वर्ग, हर समुदाय से मिलने के बाद ऐसा लगा कि कुछ लोग आपसे संतुष्ट हैं, वहीं कुछ लोग आपसे असंतुष्ट हैं। वही इसी समाज से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा आप पे इल्जाम लगाते हैं कि ये प्रधान जी हमारे साथ पक्षपात करते हैं और हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं ला रहे हैं। ऐसी कोई कार्य योजना उनका मेरे लिए वहाँ की गलियों में भी अभी कोई वर्क नहीं हुआ है। देखिए, पक्षपात की जो बात है, मान लीजिए आरोप, मैं पद पे हूँ तो मेरे पे आरोप लगेगा। आरोप ये स्वाभाविक है, आरोप मेरे पे लगना ही लगना है। उससे मैं घबरा भी नहीं रहा हूँ और उसको मैं मना भी नहीं करूँगा। रही बात काम करने की, देखिए मेरी कार्य योजना आप उठा के देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसमें मुस्लिम जो बिरादरी की जो गलियां हैं, सभी गलियों को मैंने कार्य योजना में डाल रखा है और संभवतः क्या पूरी उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि 31 मार्च से पहले पूरी गलियां बन के तैयार हो जाएंगी। अमृत सरोवर योजना जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत आता है, और हर वर्ष धनराशि भी आवंटित की जाती है, और जो अमृत सरोवर है वहाँ पर कोई कार्य प्रथम वर्ष के बाद दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, देखिए अब हम बताते हैं। अमृत सरोवर योजना शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उसके तहत शासन का ये उद्देश्य है कि जितने भी गाँव में तालाब हैं उनका सुंदरीकरण हो जाए, जितना भी हो जाए, उनका पानी स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, जो किसी न किसी काम में भी आ जाएगा। अब हमारे यहाँ जो अमृत सरोवर का एक तालाब हमने लिया था, उसकी जो योजना आज हमने ली,
उसमें कच्चे कार्य के लिए मनरेगा से हमको लगभग 7 लाख रुपए मिला। लेकिन हर गांव में इस प्रोजेक्ट पर सराहनीय कार्य हुए हैं, यहाँ ही बता शून्य रहा हूँ काम मैं दिखता मैं है। आपको पूरी बात बता रहा हूँ, मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए। हम्म, उस पे मुझे मनरेगा से लगभग 7 लाख रुपए का मिला पैसा। उसमें से 5 लाख रुपए हमने खर्च किया हुआ है कच्चे काम के लिए। अभी उसमें 2 लाख रुपए लगभग पड़ा हुआ है। अब बाकी जो पक्का काम करना है मनरेगा अमृत सरोवर पे, उस पक्के काम के लिए हमें जो पैसा खर्च करना है, वो पैसा हमारी गांव सभा की निधि से खर्च करना है। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं अगर इस पैसे को निधि निधि के पैसे को अगर मैं तालाब पे खर्च कर दूं, तो जो अभी जो गलियां और रास्ते बचे हुए हैं, उन्हें नहीं मैं बनवा पाऊंगा। इसीलिए वो कार्य आज भी कच्चा कार्य करने के बाद पक्का कार्य उस पर अधूरा है। और इस योजना के लिए शासन से हर साल पैसा कभी नहीं आता है, सिर्फ एक बार वन टाइम पैसा आया है। और देखिए दूसरे गांव की आप बात कर रहे हैं, देखिए जितना बड़ा तालाब हमारे यहाँ है, उतने बड़े तालाब आप ढूंढेंगे शायद ही कहीं मिले। इतने बड़े बड़े VT शायद ही कहीं मिले आपको। हमारे गांव के तालाब बहुत बड़े हैं, इसमें धन की जरूरत है, क्योंकि ये धन ग्राम पंचायत के स्तर से पूरा नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए जो पश्चिम का तालाब है शिव मंदिर और हॉस्पिटल के बीच में, उस तालाब के लिए जो योजना आने वाली है, वो योजना कहीं और से आने वाली है। इसको मैं अभी कैमरे के सामने नहीं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अचानक आए, लोगों को दिखे कि यहाँ कुछ आया है। जैसे गाँव जैसे गाँव बड़ा होता है तो उनके लिए ज़्यादा पैसा आता है, उसी तरह हर गाँव के मुकाबले हम लोग का पोखरा बड़ा है, इसके हिसाब से यहाँ भी तो ज़्यादा पैसा आता नहीं, होगा। पैसा हमारे गांव में आता है ज्यादा, ठीक है, हमारी निधि में पैसा आता है। तालाब के लिए जो एस्टीमेट है, वो शासन की तरफ से ऊपर से बन के आया है। उसको हमारे जो लोकल जेई, जो हमारे ब्लॉक में जेई हैं, वो नहीं बनाए हैं। उसका जो एस्टीमेट आया है शासन से, लखनऊ से ही बन के आया है। उसके लिए लगभग सभी गांवों में वही है, कहीं 15, कहीं 14, कहीं 12, कहीं 13, कहीं 17। मेरे यहाँ लगभग 16-17 लाख रुपए का फंड अलॉट हुआ है। उसमें 7 लाख कच्चे काम के लिए है, बाकी जो पक्के काम के लिए तो वो पैसा मेरे निधि से जाने वाला है। तो मैं निधि का पैसा वैसी जगह लगाऊंगा जहाँ पहले पब्लिक को लाभ मिले। अगर हम भाई कोई भी परिवार अगर घर से निकलने के बाद नाली में पैर रखता हो, और उसको अगर मैं अमृत सरोवर पर टहलने के लिए बुलाऊं, तो वो पहले मुझे गाली देगा। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि जितने भी परिवार है जो अपने घर से निकले, तो उसको अच्छे रास्ते मिल जाए। हमारे गांव का अमृत सरोवर जो कि शहीद VP सिंह जी के नाम पर उसका शिलापट्टी का शिलान्यास किया गया और उनके ही पत्नी के द्वारा ध्वजारोहण भी कराया गया, लेकिन आज वहाँ शहीद का अपमान भी दिख रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गंदगी फैल चुका है, वहाँ का ये सफाई भी थोड़ा तक नहीं होता हुआ है। ये चीज हम देखे हैं, और लगभग ये मान के चले कि 15 दिनों के अंदर वो अमृत सरोवर आज 15 दिनों के अंदर वो चमकता हुआ नजर आएगा। गांव में अभी तक एक भी सुंदरीकरण का कार्य नहीं हुआ है। ग्रामवासियों की मांग है कम से कम मुख्य द्वार से लेकर स्थान मार्ग तक सुंदरीकरण का कार्य हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी। क्योंकि कोई भी अलग गांव के लोग आते हैं तो हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि गांव में कितना रोड अच्छा है कि नहीं, वहाँ के मुख्य द्वार पर अच्छा शिलान्यास हुआ है कि नहीं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे गांव के मुख्य जो रास्ते हैं लगभग 6-7 की संख्या में है, जिसमें जो सबसे मुख्य जो रास्ता है, जहाँ गेट बना हुआ है शिव मंदिर के सामने, एक ये रास्ता सबसे प्रमुख रास्ता है। इसकी एक योजना है, योजना बन के तैयार है। ये योजना लागू होगी मार्च के बाद। दोनों सड़क के दोनों साइड में पटरी बनेगी, नाली बनेगा, और उस पटरी पे इंटरलॉक लगेगा। इसके अलावा 2 रास्ते और बचते हैं। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि एक पानी टंकी वाला रास्ता है, जो आज के समय में चलने लायक नहीं है। वो रास्ता जल निगम के द्वारा बहुत जल्द बनने वाला है, मेरी बात हुई एक्सीएन से। दूसरा रास्ता है पश्चिम मोहल्ले का, वो भी रास्ता इस समय काफ़ी बुरी स्थिति में है। उस रास्ते के लिए भी मेरा प्रयास जारी है, और उम्मीद है कि अगले कुछ 1-2 महीनों में उस रास्ते पे भी काम लग जाएगा। इसके अलावा 2 रास्ते और हमारे हैं। एक रास्ता आता है काली मंदिर के सामने से, उस रास्ते का भी प्रस्ताव, और एक रास्ता जो अमृत सरोवर का तालाब है, तो वहाँ से जाता है बरुण माइनर तक। दोनों का प्रस्ताव शासन को हमारे MLC जो है माननीय विशाल सिंह चंचल जी के द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उसमें से एक प्रस्ताव की स्वीकृति संभवतः 1 महीने के अंदर मिलने वाली है। हमारे जो मेन शंकर जी का जो मंदिर है, वहाँ से काली माता जी का जो मंदिर है, दोनों बीच की दूरी, जो रास्ता मेन मार्ग है उसका 1 किलोमीटर दूरी है, लेकिन उन 1 किलोमीटर दूरी के बीच में कहीं भी लाइट नहीं लगा हुआ है। और गांव के जो काली माता मंदिर के सामने जो रास्ते हैं,
जो गांव से 200-300 मीटर दूरी पर है, उसके बीच में कोई लाइट नहीं है, जिससे आते जाते हमारे जो माताएं बहन हैं उनको जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और लाइट ना होने का काफी स्वास्थ्य विभाग का होता है, इसके निवारण के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए वहाँ बिजली चूंकि उजाला है नहीं, अंधेरा है, आने जाने में भी लोगों को परेशानी होती है। उस परेशानी को देखते हुए या तो हाई मास्ट लगेगा या फिर सोलर लाइट लगेगा। ये जो दोनों चीज़ें, दोनों में से जो भी होना है, इसके लिए समय लगेगा 2 से 3 महीने के अंदर। 2 से 3 महीने के अंदर दोनों साइड में, गांव के पश्चिम और गांव के पूरब, मेरी योजना है कि हाई मास्ट लग जाए। अगर हाई मास्ट की स्वीकृति शासन द्वारा मुझे मिल जाती है तो मैं अपने निधि से लगवा दूंगा। वैसे मेरा प्रयास अतिरिक्त रूप से अन्य जगहों पे जारी है। प्रधानमंत्री की योजना के तहत नल जल का योजना हमारे ग्राम में दिया गया, इसके तहत बड़ा टंकी बना, लेकिन आज उसमें जल की आपूर्ति नहीं हो रही ग्रामवासियों को। आखिर वो क्यों बंद पड़ा है और इस पे आप कोई कार्रवाई और क्यों नहीं कर उसके रहे हैं? कारण हमारे गांव के गलियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अभी काफी घटिया निर्माण भी किया गया है, काफी थर्ड पार्टी का उसमें पाइप लगाया गया, जिसकी वजह से आए दिन उसमें पाइप फटने की वजह से रास्ते पर जल का रिसाव होता है। और कहीं कहीं आज भी रास्ते टूटे पड़े हैं उसके कारण। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, जल निगम मेरी नज़र में, जल निगम मेरी प्राथमिकताओं में है। लगभग कम से कम 5 बार मैं लिखित रूप से और 10 से ज़्यादा बार मैं मौखिक रूप से शिकायत कर चुका हूँ जल निगम की। आज जल निगम का पानी बंद पड़ा हुआ है। हमारे ग्रामवासियों के जिद है, चाहे मांग है, उसको जिद नहीं कर सकते, उसको मांग कर सकते हैं। उनकी मांग पे उसमें मैं भी शामिल हूँ कि जब तक आप तोड़ी हुई सड़क नहीं बनाएंगे तब तक पानी नहीं चलेगा। आज बंद पड़ा हुआ है, जल निगम परेशान है कि नहीं जल्दी से इनकी सड़क बन जाए। वो सड़क को नाप के ले गए हैं, एस्टीमेट बन के उनका तैयार है। जहाँ वो लोग काम लगाएंगे पानी शुरू हो जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ भी दिक्कत होगी उसको वो लोग बनवाएंगे। कुछ अभी रास्ते उन्होंने तोड़े हुए हैं। जो रास्ता उन्होंने तोड़ा हुआ है सामने दिख रहा है मुझे भी, वो रास्ता मेरी कार्य योजना में है, मेरे पास धन है उतना, वो रास्ता भी सीसी फिर से नया बनने वाला है। जनता जानना चाहती है कि एक ग्राम प्रधान की सैलरी कितनी होती है, सरकार उन्हें कितनी सैलरी प्रदान करती है हर मंथ? उनको पेंशन भी मिलती है? देखिए बताते हैं आपको, 2021 में हम लोग चुन के आए थे तो भाई हमने भी जानना चाहा। तो उस समय ग्राम प्रधान का मानदेय था 3500 रुपये। तो लगभग 6-7 महीने के बाद शासनादेश आया तो ग्राम प्रधान का मानदेय बढ़ के हो गया 5000 रुपये। और ग्राम प्रधान को या ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत को कोई पेंशन नहीं मिलता है। रामनवमी में नाच होगा कि पर्दा, इसके इसके लिए मीटिंग होता है, लेकिन कभी ग्राम में ऐसा मीटिंग नहीं होता है जहाँ पे सभी जात, सभी समुदाय, सभी लोग आए और एक जगह साल में कभी ऐसा एक मीटिंग हो जहाँ गांव की एकता और अखंडता पे बात हो और सभी जातीय मतभेद या किसी प्रकार का मतभेद हो, उसको दूर किया जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और इसके लिए दोषी केवल ग्राम प्रधान नहीं है, कोई भी ग्राम प्रधान हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, इसके लिए हम दोषी जितने हैं उतने दोषी आप भी हैं। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है रामनवमी का, और रामनवमी के मेले के लिए बाकायदा पूरे गांव में मुनादी कराई जाती है और उस मुनादी में सभी लोग आते हैं। लेकिन आने वालों की संख्या आप सबको पता है कि कितनी होती है। मेरा इतना बड़ा गांव है, मुश्किल से 25 से 30 लोग आते हैं। आप लोग आइए, आएंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे तभी तो लोगों की इच्छा बढ़ेगी कि नहीं हाँ इसके अलावा भी कोई नया कार्यक्रम किया जाए। जब जो कार्यक्रम, जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने शुरू कर रखी है, हम उसी को नहीं अच्छे से निभा पाते हैं तो नई परंपरा हम आगे बढ़ाने के लिए कैसे सोच लें? तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, उसमें अपनी सलाह दीजिए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय मानने लायक होगी, मानी जाएगी। आप आइए तो सही, अपनी राय दीजिए। मेले में पर्दा होगा, ऑर्केस्ट्रा होगा, क्या नहीं होगा, मेला कैसे चलेगा? आपका मेला है, कोई ये ग्राम प्रधान का व्यक्तिगत थोड़ी मेला है, किसी व्यक्ति का मेला नहीं है, ये सबका मेला है। आप आइए, आप एक बार व्यवस्था में शामिल होना शुरू करिए, अपने आप नई व्यवस्था लागू होना शुरू हो जाएगी। गांव में जो छौरे फेंकवाए जाते हैं, वो जो हमारे पूर्व प्रधान जी बलवंत सिंह जी थे, उनके ही कार्यकाल में जो छौरे हैं फेंकवाए गए हैं। उनके बाद बनारसी जी बने प्रधान, ना उनके कार्यकाल में कोई छौरा फेंकवाया गया, ना ही आपके ही कार्यकाल में कोई छौरा फेंकाया गया।
इसमें क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है कि समस्या आ रही है कि जो नहीं देखिए कुछ समस्या है 10 इसमें। सालों से कोई छौड़ा नहीं फेंका अब रहा है। हम अब मैं अब खंजा के भी मरम्मत में काम के नरमी उसमें भी नरमी खोज दिखती है। खंजा का मरम्मत सही से नहीं होता है, जो पूर्व में खंजे लगे हुए हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ, जो नए-नए रास्ते फेंके कच्चे रास्ते फेंके गए हैं मनरेगा के तहत, तो इसके लिए एकदम धन्यवाद के पात्र हैं हमारे बलवंत भैया। उन्होंने काफ़ी रास्ते फेंकवाए और बनारसी राम जी भी कुछ रास्ते फेंकवाए हैं। हमने पहले ही बताया कि 3/4 आबादी को उन्होंने अपेक्षित किया, लेकिन 1/4 के लिए उन्होंने काम किया है। 2-3 रास्ते ऐसे हैं जहाँ उन्होंने बनवाए हैं। हाँ, मैंने नहीं बनवाया है एक भी रास्ता। कुछ तकनीकी कारण से या कुछ मेरी लापरवाही कह लीजिए। लेकिन इस बार कुछ रास्ते बनने जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 रास्ते लंबे-लंबे काफ़ी बड़े-बड़े रास्ते बनने वाले हैं। अब रही सवाल खड़ंजे की मरम्मत में, तो देखिए जो खड़ंजा है खराब स्थिति में, उसमें जो मरम्मत मैं करवाता हूँ अपनी तरफ से, अगर टुकड़ी डालता हूँ, मिट्टी डालता हूँ, तो वो किसी कार्य योजना के तहत नहीं होता है। वो मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। अपने लोगों की, अपने गाँव वालों की डिमांड पे मैं कर देता हूँ। जितना संभव होता है मैं कर देता हूँ। जब से ग्राम पंचायत के चुनाव हुँ। स्टार्ट हुआ है, उस समय से लेकर आज तक आपको किन-किन प्रधान जी लोगों का किन-किन प्रधान जी लोगों का आपको कार्य सबसे अच्छा लगा? या सुनने में आया ये कौन-सा प्रधान कितना अच्छा कार्य किए हैं? देखिए, हम लोग जब बचपन से थोड़ा आगे बढ़े, तो सबसे पहले हम लोगों को कौन दिखा? भाई हमें तो दिखे श्री रमाशंकर सिंह जी, ग्राम प्रधान के रूप में। उनके बाद शंकर जी मिले दिखे, उसके बाद बलवंत भैया दिखे, उसके बाद बनारसी राम जी दिखे। तो भाई हम जिनको देखे हम उन्हें ही जानते हैं कि वो कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे। लेकिन अगर वो अच्छे नहीं रहे होंगे तो 15 साल श्री रमाशंकर सिंह प्रधानी नहीं करते और 10 साल बलवंत भैया सबसे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इस पूरे बलून के इतिहास में आज तक उतने मार्जिन से कोई चुनाव नहीं जीता है। कितने मार्जिन से जीते हैं, पता है आपको कुछ? हाँ, पहला चुनाव उन्होंने 1000 प्लस मार्जिन से जीता था। ये मुझे आज भी पता है, उस समय काउंटिंग के दिन मैं वहीं खड़ा था। दूसरे चुनाव में काउंटिंग में मैं था, वहाँ भी मुझे पता है, उसमें भी लगभग 1000 वोटों से चुनाव जीते थे। इतने मार्जिन से इतने वोट तो पिछले प्रधानी में कोई पाया नहीं, हम भी नहीं पाए, हम तो मात्र आपकी जीत का 549 वोट मार्जिन पाए, कितना था? महज 19 वोट। सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि 8 वोट से जीते हैं। तो इस नहीं सच्चाई क्या देखिए, है इसकी? उसकी लिस्ट आज भी है, बहुत लोगों के पास होगी, मेरे पास भी है, मैं भी दे सकता हूँ। वो 8 वोट से है कि 19 वोट से है, लेकिन है 19 वोट से। हुँ, भाई कुछ लोगों को लगता है कि 8 वोट से है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हुँ। अभी भी आप ब्लॉक पे जाएँगे, वहाँ रिकॉर्ड रखा हुआ है, वहाँ पता चल जाएगा कि प्रधान जी, इस समय एक गांव का नया विवाद चल रहा है हुँ। कि काली माता मंदिर के पास हैंडपाइप सबमर्सिबल को लेकर इस पे आपका क्या विचार है? उस पे कृपया बात करिए। देखिए हम भी काफ़ी देर से सोच रहे थे कि आखिर ये प्रश्न आएगा कब? क्योंकि इस समय चर्चा में बना हुआ है भाई। देखिए, हमारे ही गाँव के हैं, हमारे अपने हैं, जितने लोग हैं अपने हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो सत्यप्रकाश जी लगवाना चाहते हैं, अच्छी बात है। हमसे मान लीजिए सीधे वो पूछे नहीं हैं। हमसे कुछ लोग पूछे, हम कहें देखिए भाई हैंडपंप लग जाए, कोई बुरी चीज़ नहीं है। वहाँ एक कुआँ है, उसका भी देख लिया जाए कि उसका क्या करना है। ठीक है, अगर ज़रूरी है तो हैंडपंप लगे, हमको उससे ऐतराज़ नहीं है। लेकिन देखिए, मैं काली माता के मंदिर का सिर्फ़ देख-रेख करने वाला हूँ, मालिक पूरा गाँव है। मेरी अगर सलाह माने, या तो वो अपने से लगवा लें, हम रोकने वाले नहीं हैं। या तो फिर अगर मेरी सलाह लेना चाहते हैं लोग, तो बुला लें सबको। एक बार मुनादी फिरवा दी जाए, जितने लोग आएँगे गाँव के, वो लोग खुद ही कहेंगे जो होना चाहिए वो हो जाए। देखिए तर्क संगत तो यही है कि सबको बुलाइए, सबकी जो राय हो वो हो जाए। हमसे पूछना है तो हम मंदिर के केवल देख-रेख वाले हैं। अगल-बगल ज़मीन हमारी नहीं है, हम रोकने नहीं जाएँगे। उनकी इच्छा वो लगवा सकते हैं। जी। अगला क्वेश्चन लीजिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे लगता है जहाँ तक कि आप सबसे कम उम्र के प्रधान चुने गए हैं, तो आपके नज़र में कोई था आपसे पहले? देखिए, तकनीकी रूप से ये सही बात है कि हमारे ग्राम सभा में पहली बार इतने कम उम्र में कोई प्रधान बना है। मैंने कहा तकनीकी रूप से, क्योंकि मेरी उम्र भी जितने भी प्रधान बने हैं उनसे कम ही है। आज भी कम है, बलवंत भैया बने थे, जो सबसे युवा प्रधान थे हमारे गाँव के। उनके बाद अगर कोई कम उम्र का बना है,
तो मेरा नंबर आया, क्योंकि तकनीकी रूप से ग्राम प्रधान मेरी पत्नी है और उनकी उम्र काफ़ी कम है, काफ़ी यंग जनरेशन से हैं और मेरी उम्र उनसे थोड़ी ज़्यादा है भाई। तो ये सही बात है कि प्रथम ग्राम प्रधान ऐसी हैं बरौनी में जिनकी उम्र सबसे कम है, सबसे युवा है वो। आप कम उम्र के युवा प्रधान हैं, तो आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी नई योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? किस तहत आप चलना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है। मैंने पहले ही बताया कि युवा जितने हैं मेरे भाई हैं। मैं उनके लिए कहीं भी किसी भी रूप में खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, चाहे जैसे होना पड़े। हाँ, रही सवाल शासन की योजनाओं की, तो शासन की योजनाओं में कुछ चीज़ें आती हैं, जहाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ कोई योजना आ जाए, चाहे खेल-कूद से संबंधित आ जाए, चाहे जो भी है। क्योंकि देखिए खेल-कूद के लिए 2-3 बार हमने लिस्ट बना के भेजी, कुछ नहीं मिला हमें। उसके लिए हमने प्रयास भी किया। हम आज भी कहते हैं लड़कों से कि आप लोग खेलिए, जो भी गेम खेलना है खेलिए, आपको जो चाहिए आप हमसे कहिए, हो सकता है उस दिन हम ना कर पाएँ, 2 दिन के बाद करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। आपको जो भी गेम खेलना है खेलिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और लड़कों को बुलाएँ, सभी लोग खेलें, स्पोर्ट्स ज़रूरी। हरिजन बस्ती वो मुख्य मार्ग पे जो 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पास से जो नाला बन रहा था, उसका कार्य अभी तक रुका हुआ है। ना कोई कार्य उस पर हो रहा है अभी तक। क्या लगता है कब तक वो कार्य स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, हरिजन बस्ती के पास जो नाला बन रहा है, वो हमारे स्थानीय विधायक के प्रस्ताव पे टेंडर जारी हुआ है और उसमें काम लगा। बीच में कुछ विवाद आया और जिनका खेत है उन्होंने कुछ भाई समस्या अपनी बताई। समस्या का समाधान हो चुका है। नाला कैसे बनना है, बहुत जल्दी उसमें काम लगने वाला है। रही बात दूसरी, 250 केवीए ट्रांसफार्मर के पास जो नाला आधा बना हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो नाला बना हुआ है, वही वो नाला है। उतना वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना हुआ है। बाकी जो आगे नाला बनना है उदयभान सिंह के घर तक, वो नाला ग्राम सभा की निधि से प्रस्तावित है। इसी तरह से कूड़ा घर जो गांव के पूरब साइड है, बड़ा पोखरा के पास बना हुआ है, उसका भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जो ग्रामवासियों काम में अभी तक आ नहीं रहा है, कोई नहीं, लाभ नहीं मिल रहा उसका। देखिए हम बता रहे हैं उसमें काम अधूरा नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, वो प्रयोग में नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मियों की संख्या बहुत सीमित है। चूंकि सफाई कर्मियों की संख्या केवल मेरे गांव में ही नहीं, पूरे शासन के पास सीमित है। मेरे पास केवल 4 सफाई कर्मी हैं। अब 4 सफाई कर्मी पूरे गांव से कूड़ा लेके वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो पूरे गांव से कूड़ा इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो भी बंद पड़ा हुआ है। मेरी डिमांड है, मैं डीपीआरओ साहब साहब से मिल चुका हूँ, बीडीओ साहब से मिल चुका हूँ कि मेरी संख्या बढ़ाई जाए सफाई कर्मियों की, ताकि मैं उसको एक्टिव मोड में ला सकूँ। गांव के पूरब साइड जैसे कूड़ा बहुत ज्यादा रोड पे फैला हुआ है, और लेकिन उसको मतलब कि उसका कोई निस्तारण का प्रयोग नहीं है, लेकिन उसको आप साइड में कहीं करवा सकते हैं, लेकिन उसका अभी कार्य नहीं है, पूरा कूड़ा रोड पे फैला हुआ है। हाँ, ये तो है। देखिए ये समस्या है। ये समस्या गांव में लगभग चारों तरफ जितने भी रास्ते निकले हुए हैं, उन रास्तों पे कहीं ना कहीं कूड़ा इकट्ठा हो जा रहा है। लोग प्रतिदिन वहीं कूड़ा फेंक देते हैं। तो हमने भी एक योजना बनाई है, थोड़ा सा धान वगैरह कट जाए, कटने के बाद जगह मिलेगी तो हम अपने सफाई कर्मियों से कुछ बाहर से अपना लेबर मंगा के, मजदूर मंगा के पूरे कूड़े को उठवाएंगे, उठवा के कहीं ना कहीं उसको डंप करवा देंगे। गांव में बढ़ती हुई चोरी और अंधेरे के कारण ग्रामवासियों में असुरक्षा के महसूस कर रहे हैं, और इसी तरह ग्रामवासियों की मांग है कि कम से कम हर मोहल्ले के चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। इसके बारे हाँ, में कुछ देखिए इसके बताइए लिए आप। शासनादेश भी जारी हो चुका है। हम अब ग्राम पंचायत भी कैमरे लगवा सकती है ग्राम सभा में, कहीं भी जहाँ उसको जरूरत महसूस हो। इसके लिए फिलहाल में हमारी जो कार्ययोजना बनती है, उसमें केवल एक ही बार कार्ययोजना बनती है, दोबारा हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो जो योजना है अभी लागू नहीं हुई है। मार्च के बाद जब उसमें अपनी कार्ययोजना में हम ये योजना लागू कर देंगे, तो हम पूरे गांव में जहाँ जरूरत होगी वहाँ कैमरे लगवाएंगे। हमारे ग्राम में 3 प्रमुख बड़े तालाब हैं, जिसमें जिसमें एक तालाब की अमृतसर में स्वीकृति हो चुकी है। बाकी बचे 2 तालाब में आपका क्या क्या योजना है? देखिए तालाब हमारे यहाँ बहुत बड़े हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत को जो अधिकार मिलता है वो सीमित होता है। हम अपनी सीमा के अंदर ही अपना फंड जारी कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया है और बहुत जल्द ही लगभग 1 महीने के अंदर पूरे गांव को एक खुशखबरी मिलने वाली है कि उसमें से एक बड़े तालाब का सुंदरीकरण का चयन हमारे ही शासन के द्वारा हो चुका है। ये सूचना आप लोगों को 1 महीने के अंदर बाकायदा न्यूज़पेपर के
के साथ मिल जाएगी। प्रधान जी 2021 के चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा जो कि खेल का मैदान था कि हम जब प्रधान बन जाएंगे तो सबसे पहले युवाओं के लिए खेल का मैदान बनाएंगे। वो जिसकी वजह से युवा आपके तरफ झुक गए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक फील्ड तैयार नहीं हुआ है? 3 साल आपके कार्यों को बीत देखिए, गए हैं। लगभग 3 साल से ऊपर बीत चुका है। अब उसको आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 साल बचा हुआ है मेरा कार्यकाल, और हमने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी खोजबीन भी की कि कहीं हमें ज़मीन मिल जाए कि हम एक छोटा या बड़ा जैसा भी ग्राउंड बना दें, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई ज़मीन उपलब्ध है ही नहीं जहाँ एक ग्राउंड बनाया जा सके। हमारे ग्राम सभा में जो भी ज़मीन बची है पोखरे के भीटे वगैरह ही बचे हैं। एक योजना है जो कि शासन की तरफ से अधिकृत नहीं हो सकती है, हम उस पे शासन की कोई योजना लागू भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो योजना है, उसको मैं अभी आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। हाँ, वो योजना मेरे दिमाग में है। मेरा प्रयास है कि उस पे कुछ न कुछ किया जाए ताकि एक छोटा ही सही एक ग्राउंड हमारे गांव को मिल सके। अभी 1.5 साल समय बचा हुआ है, प्रयास मेरा जारी है, कोशिश मेरी रहेगी उस पे कुछ न कुछ मैं काम कर दूँ। आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और आपने सबसे पहले बीडीसी का चुनाव लड़ा, उसमें आप सफल हुए। उसके बाद कुछ समय के बाद आपने प्रधानी लड़ा, उसमें भी आप सफल रहे। क्या आप राजनीतिक विरासत प्रधानी तक ही रखेंगे या इससे आगे भी आप सोचिए? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रधानी, मेरा मानना है कि किसी भी पद पर बार-बार नहीं बैठना चाहिए। मेरे दिमाग में मेरे गांव के प्रति जो भी योजनाएं हैं वो केवल एक बार में पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं केवल एक बार और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद मैं पंचायत चुनाव छोड़ दूंगा। पंचायत चुनाव मतलब मैं ग्राम सभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद आगे देखा जाएगा, भविष्य में जो योजना बनेगी उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा, लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव अगले 2026 के चुनाव के बाद मैं कभी नहीं लड़ने वाला हूँ। क्या आप जितने वादा किए हैं सब पूरा करके छोड़ेंगे या अधूरा छोड़ के लड़ेंगे? देखिए, वादा तो मैंने बहुत किया था, काफ़ी मैंने पूरा भी किया, लेकिन मेरा इतना वादा है कि मेरे गांव के जितने भी अंदर के रास्ते हैं चाहे बाहर के रास्ते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं 2026 का चुनाव आने से पहले सभी रास्तों को सुंदर और व्यवस्थित बना दूं। 2026 के चुनाव प्रधान जी, पिछले 2-3 सालों में रामनवमी के मेले में रख रखाव में कुछ कमी दिखाई दे रही है और वॉलंटियर की भी कमी दिखा रही है। इस पे आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, अगर वॉलंटियर की कमी है तो इसमें प्रधान की कमी नहीं है, इसमें कमी आप लोग की भी है। हम तो बार बार बुलाते हैं, हम कहते हैं कि आइए, मीटिंग में भी आइए, व्यवस्था में शामिल होइए, वो पूरी व्यवस्था आपकी है, किसी ग्राम प्रधान की व्यवस्था नहीं है। मेला मेला हमारे पूर्वजों का प्रारंभ किया हुआ है, उसको बेहतर बनाने के लिए पूरे गांव की युवाओं की जरूरत है। तो उसमें प्रधान होता है जो सबसे आगे खड़ा होता है, लेकिन इस पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कुछ कमी आ रही है, लेकिन उसमें भाई, कमी कहाँ आ रही है वो हमको बताइए, हम तो वहाँ खड़े रहते हैं। सुनने में आता है कि युवा कहते हैं कि मीटिंग में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। वहाँ पे सबसे ज्यादा बुजुर्गों की बात सुनी जाती है, उन्हीं के अनुसार मेले में कार्यक्रम किया जाता है। देखिए, पिछली 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ, मेले की जो मीटिंग होती है उसमें बुजुर्ग कम आते हैं, अब युवा ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे सामने सारी मीटिंग होती है, मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि नहीं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। हाँ, कार्यक्रम को लेकर जो भी होता है वहाँ संख्या के ऊपर होगा। अगर 50 लोग हैं और 50 लोग में 10 लोग कहें कि नहीं ये कार्यक्रम हो, 20 लोग कहें ये कार्यक्रम हो, तो आप ही बताइए कि जहाँ संख्या ज्यादा होगी तो तो वहीं होगा। कार्यक्रम तो आप भी तय कर सकते हैं कि हमारे सामाजिक तौर पे हमारे समाज में जिससे अच्छी छवि बने, उसके अनुसार भी कार्यक्रम तय हो सकता है। एकदम तय हो सकता है। हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छे कार्यक्रम हो, ऐसा कोई कार्यक्रम ना हो जिसके चलते हमारी बुराई हो, हमारे गांव की बुराई हो, चाहे कोई विवाद पैदा हो सके। हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। ग्राम प्रधान अकेले थोड़ी पूरी मेला चला लेगा। ये मेला एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसके लिए एक कमेटी है। मैं चाहता हूँ कि कमेटी में नए लोग भी जुड़ें, कोई जुड़ना नहीं चाहता है। भाई, जिम्मेदारी लीजिए, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, इसको लीजिए, अपने 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 हाथ में आप लोग लीजिए, आगे बढ़िए, करवाइए। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमारा काम है सहयोग करना, जहाँ जैसे सहयोग करना है मैं तैयार हूँ, आप लोग आगे तो बढ़िए। जब मेला
का शाम होता है तो जब सभी पहलवान वापस जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि अन्य गांव में काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं पहलवानी में, तो जीतने पे चाहे हारे में पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव में बहुत कम पैसे दिया जाता है, जबकि वो चंदा भी ज्यादा मिलता है, सब कुछ ज्यादा मिलता है, इतना बड़ा गांव है, सब देता है, लेकिन चंदा क्यों उन लोग को जीतने पर रकम क्यों कम दिया जाता है? इसकी वजह से बहुत सारे अच्छे पहलवान नहीं आते हैं गांव में देखिए हमारे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है, 22 का भी है, 2023 का भी है, 2024 का भी है। आप देखेंगे रजिस्टर में 2022 में 2 दिन दंगल जो हुआ था, उसका खर्च लगभग 50,000 के नियर अबाउट था, ठीक है। 2023 में जो दंगल में खर्च हुआ था वो 60,000 प्लस था, लेकिन 2024 में जो दंगल का खर्च है वो लगभग 85,000 था, 85,000 रुपये था। ये पैसे सारे पहलवानों के पास ही गए हैं, ये पैसा कहीं और नहीं खर्च हुआ है, कोई व्यवस्था करने में खर्च नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जितना भी धन आता है लगभग 1,15,000 से 20,000 के बीच में कलेक्शन आता है, उसमें से लगभग 85,000 रुपया हमने खर्च किया है केवल दंगल पे।